ओवरऑल कितना टाइम रिक्वायर होगा कि अगर ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 12.5 रह जाए, कितना रह जाए बेटा 12.5 रह जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। हाफ लाइफ कितनी बता दी उसने, ले जी टी हाफ कितनी बताई बेटा उसने 10 मिनट बता दी, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको कि वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बताई तो 100 होगी, कितना रह गया है, कहता है 12.5% रह गया। तो आप इसकी पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कितनी है 100 से पहले कितने जाएगा बेटा 50 में, 50 से किस में जाएगा 25 में, और 25 के बाद किस में जाएगा 12.5 में, तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है बेटा 3 है। तो हाफ लाइफ 3 थी और टोटल कितनी है आपके पास 3, तो कितने मिनट्स रिक्वायर होंगे बेटा 30 मिनट्स रिक्वायर होंगे। ओके हो गया। एक और एमसीक्यू करते हैं, वो इससे थोड़ी हटकर होगी। यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया है, इसका डिके टाइम कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया बेटा, डिके टाइम कैलकुलेट किया। जी मारिए बेटा। सर आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? टी 3 को। हाफ इसकी 10 मिनट है, ओके ठीक है, ये भी गिवन है। अच्छा जी, अब हम सर ये देखते मेथड हैं सेम ही रहता है हर न्यूमेरिकल अगर इस तरह का आए? क्या बेटा, मेथड सेम ही रहेगा अगर न्यूमेरिकल इस तरह का आए कोई इसके भी? दो टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं। एक ये टाइप है जो दोनों ये सेम टाइप के हैं। अब मैं दूसरी चलो टाइप फर्स्ट आपको करूंगा। चलो फर्स्ट वाला थोड़ा रिपीट कर देगा। फर्स्ट वन देखिए, उसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है आपको 24। 24। कहता है इनिशियल 25%। ओके 100 से किसमें गया पहले 50 में, 50 से फिर किसमें गया, 25। टोटल कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है 2 तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम। ओके तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस 48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और टाइप का क्वेश्चन देखें, कहते हैं ये N2O5 ही ले लेते हैं या कोई भी कंपाउंड आपके पास हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास N2O5 है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बता दी है, कितनी है बेटा 10 ग्राम है, कितनी है आपके पास 10 ग्राम है। और इसकी जो टी हाफ है, इसकी टी हाफ लाइफ कितनी है 24 मिनट है, टी हाफ लाइफ कितनी है 24 मिनट। अच्छा कहता है अगर ये 70, अगर आप 24 इसकी हाफ लाइफ है ना, तो इसका कोई भी वैल्यू आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 टाइम्स में बना रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ 72 मिनट्स जब पास आउट हो जाते हैं, 72 मिनट्स के बाद इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन है N2O5 की कंसंट्रेशन है 10 ग्राम, इट मींस ये इसकी क्या होगी बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो आप क्या पुट करेंगे 100, चाहे वो ग्राम्स में हो या परसेंटेज में हो। अगर गिवन है तो यही कंसीडर होगी जैसे 10 ग्राम। सेकंड उसने बात जो मेन फॉर्म की वो ये कि टी हाफ कितनी है बेटा 24 मिनट्स, ये भी बात समझ आ गई। अब उसका क्वेश्चन क्या है, वो कहता है बताएं 72 मिनट्स के बाद, 72 मिनट्स के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहां पर भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिके टाइम आपको पूछ लिया उसने 72 है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए टी हाफ से डिवाइड कर दें, ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा ना। तो टोटल टाइम कितना कह रहे हैं जी 72 है, कितने पे डिवाइड करेंगे, हाफ लाइफ जो है 24, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे क्या जवाब आएगा आपके पास, कितना आंसर आएगा 3। इट मींस इसमें कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी, 3 हाफ लाइफ होंगी, कितनी होंगी 3। तो स्टार्ट करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10, 10 से किस में जाएगा बेटा 5 में, 5 से किस में जाएगा 2.5 में, और 2.5 से किस में जाएगा 1.25 में। तो बताएं जी कितनी कंसंट्रेशन होगी इसकी फिर आपके पास 1.25 ग्राम्स। क्लियर है बात, दोबारा सुन ले बेटा, आपने क्या करना है ये देखें, यही फार्मूला यूज होगा बेटा। डिके टाइम उसने आपको बता दिया, डिके टाइम कितना है 72 मिनट्स, यानी आपने 72 मिनट्स के बाद चेक करना। हाफ लाइफ कितनी है 24, 24 तो जाकर क्या होगा डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आएगी 3, कितनी आएगी 3। तो 3 बना दें आप, 10 से 5, 5 से 2.5 और 2.5 से 1.25, ये आपके पास उसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी। जी बेटे
मम्मा क्वेश्चन करें। सर ये जो डिके टाइम है ये टोटल टाइम ही है ना? हाँ जी, टोटल ओवरऑल डिके के लिए इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमने बता रहे हैं कि इतने टाइम के बाद बताएं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो हमने देखा कितनी 1.25, ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, 10 ग्राम है ना, मे बी आपको कितना दे दे 50 ग्राम, तो फॉर एग्जांपल इसी को बना लें, अगर यहाँ पर वो आपको 50 ग्राम दे देता है, बाकी तमाम बातें सेम है, तो क्या करेंगे, 50 से पहले किस में जाएंगे 25 में, 25 से किस में जाएंगे 12.5 में, और 12.5 से किस में जाएंगे 6.25, तो 6.25 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस उसके अंदर हो सकती हैं। जी बेटा करें क्वेश्चन। Sir, why did you have 72? बेटा ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद पूछा हुआ है, 72 मिनट्स उसने डिके टाइम बताया है कि आपने बताना है कि 72 मिनट्स के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी। देखिए 24 के बाद कितना हो रहा है? Yeah, so according to the formula, you have to divide time by 2. That's why? 2 I नहीं, don't understand. 24। Okay, so you have to have the time. यस एग्जैक्टली हैव द टाइम। ये देखें इस फार्मूला को देखो बेटा, ये टी हाफ क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताएंगे आप? Sorry? टी हाफ इस नंबर ऑफ हाफ लाइन के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Multiply. उधर जाकर क्या होगा? Decay time. उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना टी हाफ, Yeah. ये वाला मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो देखें 72 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया जो कि 3 होगी, ठीक है। Okay. So you multiply 3 by 1.25? मल्टीप्लाई बाय 3 नो 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 बेटा, ये देखो इसको जरा यहाँ पर देखिए, ये है फॉर्मूला डिके टाइम is equal to t half multiplied by number of half life। इस वाले फैक्टर को दूसरी साइड पे ले लें, क्या बनेगा डिके टाइम डिवाइडेड बाय t half is equal to number of half life। अब डिके टाइम कितना है, ये डिके टाइम है बेटा 72, t half कितना है 24, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इट मींस 3 हाफ लाइफ्स होंगी। 10 से पहली हाफ लाइफ में कितने में जाएगा 5 में, सेकंड हाफ में क्या होगा 2.5, थर्ड हाफ में कितना हो जाएगा 1.25। गॉट इट? सर एक ना क्वेश्चन था प्रैक्टिस टेस्ट में इसी से रिलेटेड कि अगर हम 10 ग्राम हमारे पास N2O5 हो तो हमारे पास 96 आवर्स में कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, तो 96 आवर में मतलब वो 72 का भी डबल कर दिया, 4 हाफ लाइव्स हो गई। हाँ जी, तो कर लें उसके अकॉर्डिंग कर। जैसे तो उन्होंने ऐसे किया था कि उन्होंने हमने तो इधर ऐसे किया ना कि 10 से 5 में जब गया तो एक हाफ लाइफ कंप्लीट हुई है, फिर 5 से 2.25 में तो दूसरी उन्होंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 10 में जाते वक्त एक हाफ लाइफ ली, फिर 10 से 5, मतलब इधर आपने जो आंसर निकाला है ना 72 आवर का वो 6.25 निकाला है उन्होंने इधर। और भाई ये वाला नहीं है, ये किसमें है? सॉरी सर, ये वाला इधर जो आपका हाथ इधर है, हाँ इसका 1.25 आपने निकाला है 72 आवर्स में, ठीक है सर। उन्होंने इसका 0.63 निकाला हुआ था, मतलब एक और हाफ लगा दी। कितने मिनट के लिए? 72। कैसे पॉसिबल है बेटा, आप खुद ही देख लें, ये देखें ना 10 से 5 में जा रहा है, 5 से 2.5 और 2.5 से कितना हो जाएगा 2.5 को 2 पे डिवाइड करें। उन्होंने इधर 1 से 10 में जाते वक्त भी एक हाफ लाइफ काउंट की थी, अब ऐसे पॉसिबल नहीं है। 1 से 10 में कौन सी? हाँ जी, क्योंकि हम 10 से 5 में जाएंगे, 1 से 10 में तो जा ही नहीं सकते इधर। हाँ यही ठीक है बेटा, वो नहीं है, ठीक है। And sir, I have one more question. Why did you multiply 24 times 2 in the first question? Okay, here? Yeah. Okay, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से कितना रह जाएगा, बताइए बेटा। 25%. ओके, 25% का मतलब क्या है, पहले कितनी थी? 100%. 100 से कितनी होगी? 50%. ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट हाफ लाइफ। Yeah. नेक्स्ट वाले में देखें 50 से कितनी रहेगी? 25.
टोटल कितनी हाफ लाइफ हुई? 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, आपने 25 के लिए देखना बेटा इसको। किसके लिए देखना है? 25 के लिए देखना है। Okay, I got it. ओके Thank बेटा, you. अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल आपने एक मेथड याद करना है, उसकी वैल्यू याद करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो मेथड्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। तो नाम अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में पहला मेथड कौन सा है? डिफरेंशियल। दूसरा कौन सा हो सकता है? ग्राफिकल हो सकता है। तीसरा जी कोई हाफ लाइफ मेथड हो सकता है, या कौन सा हो सकता है आपके पास? हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है, या पांचवा जो है वो क्या है? मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो आपको इन पांचों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस वाले में जो एग्जांपल है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं बेटा। एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो उससे आपके पास एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है, ठीक है। तो वो आप वहां पर उसको देख लेंगे। नेक्स्ट देख ले, जो आपके पास हाफ लाइफ मेथड है तो उसका एक फार्मूला है वो आप याद करेंगे, n = 1 + log of T1/T2 डिवाइडेड बाय log of A2/A1। जस्ट वो फार्मूला याद करना है और उससे रिलेटेड और कोई चीज हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो चैप्टर नंबर हमारा यूनिट 3 है गैसेस लिक्विड सॉलिड का। और इंशाल्लाह जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा तो फिर ये वाला जो चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह इसकी भी प्रैक्टिस वेरी नेक्स्ट होगी। उसके बाद फिर हम आगे जो हमारे पास नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री वाला है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। बच्चे क्या क्वेश्चन है? सर वो फॉर्मूला बताया सर, वो किस चीज का है सर? जी फहद क्या क्वेश्चन किया आपने बेटा? सर वो फॉर्मूला लिख दें एक बार प्लीज सर। कौन सा फार्मूला? ये जो सर आपने हाफ लाइफ मेथड वाला बताया था ना कोई वो निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ के लिए? हाफ लाइफ के लिए कह रहे हैं? हाफ जी, लाइफ सर। वाले मेथड से आपने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ। ओके जी जो अभी ओके ठीक है बेटा। n = 1 + log of T1/T2 log of A2/A1, ठीक है। ये आप फार्मूला यूज करेंगे। आपको ये फार्मूला तो इसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ फार्मूला आएगा? सिर्फ फार्मूला याद करना है आपने। और इन केस अगर वो T1 T2 की वैल्यूज दे भी देता है तो इसी फार्मूला में आपने पुट करनी है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर वैसे तो ये होता है ना कि जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उनकी हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, मतलब कांस्टेंट हाफ लाइफ होती है। इस तरह की बात याद तो नहीं करनी तो या करने की जरूरत है? क्या कह रहे हो आप ये बात? सर जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होते हैं हमारे पास उनकी ना हाफ लाइफ चेंज नहीं होती। देखो कल मैंने रिलेशन निकाले थे, 4 रिलेशन जी निकाले। हाफ लाइफ फर्स्ट जी ऑर्डर जी की इंडिपेंडेंट होती है, यही वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी बेटा। सेकंड ऑर्डर की क्या होती है? इनवर्सली। थर्ड ऑर्डर की क्या होती है? इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी दफा वो क्वेश्चन आया हुआ है, आप पास पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी क्या होगा? डायरेक्टली होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा सच बुक में नहीं मेंशन किया हुआ उसके यूनिट्स वगैरह या वो बातें, तो इसलिए वो बच्चे को बार दफा नहीं पता होता तो वही एमडी कैट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपने बस वही यूनिट्स देखने हैं और रिलेशन देखना है। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट करें क्वेश्चन, काइंडली जरा क्विकली क्वेश्चन करें ताकि हम देखो बेटा हम सिलेबस भी कवर करेंगे और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा, लेकिन कोशिश करनी है जरा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की। शाबाश। सर कल आपने कहा था कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है वो सिर्फ वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जब मैंने गूगल और एक दो सर से और से पूछा तो वो कह रहे थे कि सभी रेट कांस्टेंट डिपेंड करेंगे। बेटा रेट कांस्टेंट का आज मैं आपको रिलेशन बताऊंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कल आपको इक्वेशन बोली थी। हाँ मतलब फर्स्ट ऑर्डर के भी रेट कांस्टेंट के डायरेक्ट होगा, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट हर एक के लिए होगा ना। वो इक्वेशन मैं भी आपसे राइट अप करता हूं तो मैं इक्वेशन का आपको रिलेशन भी बता दूंगा, ठीक है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। वो भी हमने टॉपिक आज पढ़ना है उसको। जी बेटा करें क्वेश्चन मोमिना। सर ये मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलरिटी देखें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब अगर आपने रेट ला एक्सप्रेशन लिख ली है
मेरी बात गौर से सुनिए आपने। जी रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आपने लिख लिया है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने कल बताया था कहां से कैलकुलेट करते हैं बेटा, फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने आपको बताया था, जिसमें Yes. अगर मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हो तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ठीक। उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो उसका ऑर्डर होता है और वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। ठीक है। ये कब बात कर रहा हूं मैं, जब आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया हुआ है। अगर वैसे जनरल आप इक्वेशन लिखकर कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या इसका ऑर्डर है तो ये गलत होगा, ठीक है। ठीक। अगर आप डीकंपोजिशन देखें टू N2O5 की बेटा, ये डीकंपोजिशन करता हूं मैं N2O4 एंड सो ऑन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पता है आपको, बोले फर्स्ट ऑर्डर है क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी देखें तो कितने हैं जी मॉलिक्यूलरिटी देखें तो कितनी है 2 है टू। रिएक्टेंट की। मेरी बात समझे, जब मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फिर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे मैंने कल बेटा SN1 रिएक्शन की एग्जांपल कोट करके स्लो स्टेप से रेट निकाला, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स थे उनकी पावर को सम किया तो वो ऑर्डर था, ठीक है। ओके ये बात आपने इन दोनों में जरा ये डिफरेंस आप याद रखिए। मेरा बेटा क्वेश्चन करें। सर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि ग्राफ के थ्रू हमने ये डिटरमिन करना है कि ये कौन सा ऑर्डर है। नहीं, ठीक है ग्राफिकल मेथड नहीं है ना, आपने सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं, हाफ लाइफ और मेथड ऑफ लार्ज स्केल, बस और कोई नहीं पढ़ना। अच्छा बच्चे अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, प्लीज हैंड डाउन कर लें ताकि हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव कर सकें। अच्छा जी, हमारा जो अब टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिंपल भी है और उसमें क्वेश्चन भी आता है, और वो है बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेसिकली, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता होता है। तो बेटा ये आपके पास क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है फॉर इफेक्टिव कोलिजन। किस पर्पस के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए। बट आपके पास कोलिजन दो तरह की होती है, एक इफेक्टिव कोलिजन होती है और एक इनइफेक्टिव कोलिजन होती है। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव कोलिजन वो है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो उसके बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो वो उसकी आपके पास क्या कहलाएगी, इफेक्टिव कोलिजन। बाद में ऐसा होता है कोलिजन होती है लेकिन एनर्जी इतनी गेन नहीं होती कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके, लेकिन वो क्या करते हैं फिर बैक बाउंस हो जाते हैं, तो वो उनकी इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाती है। तो हमारे पास जो इफेक्टिव कोलिजन है अगर वो होगी तो उसके लिए जितनी कम से कम एनर्जी रिक्वायर होगी वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। वो उसकी क्या होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जैसे आपने बड़ा ही इसका कॉमन ग्राफ देखा होगा, फॉर एग्जांपल यहां से ये रिएक्टेंट यहां जा रहा है, तो यहाँ ये जो एनर्जी है ये इसकी बेसिकली क्या है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो मिनिमम एनर्जी है। अगर ये रिएक्टेंट यहां से यहां तक चला जाएगा तो उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो हम बाद में देखेंगे, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखें कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट की एनर्जी इस हद तक ले जाएगी, अगर यहां तक चलेगी तो प्रोडक्ट में जाएगा और यही एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अगर यहां से बेटा वापस आ गया, यहां से क्या आ गया, वापस आ गया, तो वो उसकी इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। अच्छा अब यहां पर देखें, ये अगर बेटा मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यही ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं और ये प्रोडक्ट है, तो इन रिएक्टेंट्स को इनकी यहां पर एक डेफिनेट एनर्जी होगी, ठीक है, यहां पर एनर्जी है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है यहां से लेकर ये जो एक्टिवेशन ये जो आपके पास एनर्जी है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम बोलते हैं ओवरऑल, यहां से यहां तक ये जो गैप है ये भी बेसिकली क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये जो इफेक्टिव कोलिजन है ये किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर नंबर 1 है, इसके लिए बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का
और दूसरा इसमें एक मॉडरेट टेम्परेचर का होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो कूलिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितनी कूलिंग ज्यादा होगी उतने इफेक्टिव कूलिंग के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो आप ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, बड़े सिंपल है, मुश्किल नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसके साथ, E A के साथ, और इसकी यूनिट्स क्या होंगे, किलो जूल पर मोल, ये नॉर्मली हम एनर्जी के यूनिट यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जरा आगे मूव करते हैं। मेरे पास कोई 2 रिएक्टेंट्स हैं, A और A है, और ये बेटा आपके पास B से मिल रहे हैं। तो कहता है जब ये आपस में रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड जब करेंगे तो इनमें एक स्टेट आती है, इस स्टेट को आप कहते हैं कि यहां पर बन गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। और उसके बाद ये फर्दर आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में और ए बी, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपके रिएक्टेंट्स हैं बेटा, ये आपके प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने वक्त एक आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसकी आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। इसको जरा थोड़ा सा समझिएगा। देखें मेरे पास अगर ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास कोई रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट के अंदर आ गए, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी होगी आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी किसकी होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। इट मींस आपको यहां पर एक बात समझ आ गई होगी, वो बात ये है कि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों से क्या है, ज्यादा है। तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ओके, दोनों से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो ये बात आप कॉमन सी बात है, आप यहां तक याद रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है अगर आप इसमें 2 तरह की रिएक्शंस को स्टडी करें, एक आपके पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक आपके पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। दो ग्राफ यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये आपका रिएक्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अगर आप यहां पर देखें ये जो ग्राफ है ये आपके पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। देखिए रिएक्टेंट्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और हाई एनर्जी में प्रोडक्ट बना दिए, ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो एनर्जी है इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, ये कौन सी एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो आप ये भी बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट्स और जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, इनमें जो गैप है वो भी आपका बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी है उसे मैं लिखता हूं EF। EF का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर है जो मैंने ब्लैक एरो से शो की। और अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आता हूं तो मुझे यहां से लेकर यहां तक एनर्जी चाहिए, जिसको मैं EB या बेटा ER लिख सकता हूं, एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो यहां पर आपने क्या कंक्लूड किया, इस पॉइंट को सीखने ये एमसीक्यू है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर ऑफ रिवर्स, एज कंपेयर ऑफ रिवर्स। ठीक है, एक पॉइंट समझ आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है,
एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो इसीलिए जो साइन यूज होता है बेटा वो कौन सा यूज होता है, पॉजिटिव यूज होता है। ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो डिफरेंस है वो आपके पास डेल्टा एच होगा, वो क्या होगा आपके पास डेल्टा एच होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एच क्या होता है, ईपी माइनस ईएफ माइनस क्या होगा आपके पास ई जो आपके पास आर है, ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। क्या होगा आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव इसका आंसर आएगा, यानी कि यहां पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हीट एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, और ये जो ऊपर एनर्जी है ये किसकी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। यहां से लेकर ऊपर तक जो एनर्जी रिक्वायर है आपको, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो यहां से यहां तक एनर्जी है Ef की, और यहां से यहां तक एनर्जी है Eb। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है, इसमें देखें रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे है, प्रोडक्ट लो एनर्जी पे है। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आएंगे, एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, एमिट। रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा आपके पास, एक्सोथर्मिक। इट मींस अगर आप यहां पर देखें तो इस केस में जो EF है वो कम होगी एज कंपेयर ऑफ EB। देखिए EB की वैल्यू ज्यादा है, EF की वैल्यू क्या है, कम है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और इस केस में जो डेल्टा H है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपने बातें थोड़ी सी याद रखनी है। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, वो यहां से देख ले, यहां से लेकर ये जो गैप है ये बेसिकली आपको डेल्टा H बताएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू होगी, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा इसमें अगर आपसे पूछ ले एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में से कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है बेटा। स्टेबल वो होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल, इसीलिए वो एनर्जी को गेन करते हैं और फिर प्रोडक्ट में जाते हैं। जबकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखें तो रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पर है, मींस लेस स्टेबल, और प्रोडक्ट लो एनर्जी में मींस मोर स्टेबल। तो यहां अगर रिलेशन देखा जाए तो स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है, इनवर्स। तो मैंने E के साथ इसका इनवर्स रिलेशन यहां पर मेंशन किया। अच्छा स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में से मोस्टली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली का कौन सी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली, आप इन दोनों में से समझते हैं, इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। तो इसमें बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, फिर आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑन इंक्रीजिंग temperature of exothermic reaction, rate of reaction will be, rate of reaction क्या होगा, ऑप्शन है जी डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन है डिक्रीज होगा, बी ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, चार्ली ऑप्शन है इंक्रीज होगा, डेल्टा ऑप्शन को बना दें आप, नथिंग कुड बी हैपन। तो ये अगर आप देखें जी, शाबाश करें जी आंसर बेटा। सर फॉरवर्ड है वो डिक्रीज होगा और बैकवर्ड का इंक्रीज होगा। सर आंसर सी होगा सर, इंक्रीज होगा सर।
ओवरऑल इंक्रीज होगा सर। क्वेश्चन जरा सुनिए दोबारा से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज, इंक्रीज, नथिंग कुड बी इंक्रीज होगा सर, चार्ली आंसर है सर, चार्ली होगा। ओके, बाकी बताएं बच्चे। अल्फा सर। डिक्रीज होगा डिक्रीज अल्फा सर, अल्फा डिक्रीज सर इंक्रीज ही होगा। then increase. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई भी हो, उसको टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट तो इंक्रीज ही होगा। ओके, वेरी गुड बेटा साहब। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे पास एमसीक्यू आ जाए, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ एमसीक्यू, आपने पार्टिसिपेट करना है बेटा। मैं आपको यहाँ पर दो फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, फिर आप इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो बेटा, अगर यहाँ पर मैं ये देखूं, जो डेल्टा, ऐसे समझ लें आप, जो ई एफ है, ई एफ है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, वो किसके इक्वल है? डेल्टा एच यहां से यहां तक प्लस ई बी के इक्वल है। ई एफ किसके इक्वल है? डेल्टा एच प्लस बेटा ई बी। दिस इज फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो ये इक्वेशन ऐसा नहीं हो सकती। क्या होगी? ई बी, यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी? ई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच प्लस ई एफ, डेल्टा एच प्लस ई एफ। तो ये आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको याद रखना है। और हर साल ये भी किसी ना किसी पेपर के अंदर लाजमी आता है। तो हम सपोज करते हैं एमसीक्यू है, वी हैव एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, और उसमें जो ई एफ है फॉरवर्ड है वो 15 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एच एंथैल्पी जो है वो ओवरऑल 5 किलो जूल पर मोल है। और ये आपके पास ई ए से बी में जाने के लिए। और जब आप बी से ए में आते हैं तो बताइए एनर्जी चेंज क्या होगा? तो देखिए बेटा, उसने आपको पूछा है बी से ए में जाएंगे तो एनर्जी चेंज क्या होगा। मींस अंडरस्टूड सी बात है कि आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है? ईपी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये फार्मूला यूज होगा, ई एफ डेल्टा एच प्लस ईबी। क्या निकालना है आपने? ईबी निकालना है। तो ईबी किसके इक्वल हो जाएगा? ई एफ माइनस डेल्टा एच 15 माइनस 5 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो आपके पास इसका आंसर है। तो बेटा जी क्वेश्चन करें। सर ये जो आपने कहा था कि जो इंथाल्पी होती है, ये चेंज इन इंथाल्पी होती है, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो सर हमारे एक और से तो उन्होंने लिखा हुआ था चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हम क्या लगाएंगे चेंज इन इंथाल्पी का? ये क्या लिखा हुआ है? ईएफ माइनस ईआर, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को ही माइनस करना। मैंने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस नहीं किया, ठीक है? सर ये यूं हो सकता है कि जैसे एंडोथर्मिक है, इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, तो इसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करेंगे और एक्सो में कुछ इसको ऑपोजिट सीन होगा, या फिर सब में एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की ये ओवरऑल एनर्जी ज्यादा है। अगर आप उस लिहाज से देखें, मैंने ईएफ और ईआर के लिहाज से लिखा है। जो आप बात कर रहे हैं बेटा वो भी ठीक है। आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, यानी ईपी या एचपी भी लिखा होता है कुछ बुक्स के अंदर, आप वो भी लिख सकते हैं, एचपी माइनस एचआर, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, इधर हमने ठीक है ये भी बात। यहां से भी एनर्जी देखेंगे, फिर आप ई बी और ई एफ को नहीं देखेंगे, ठीक है? ये भी बात याद रखिए। अगर हमें ओवरऑल पूछना चेंज इन एंथैल्पी, तो हम चेंज इन एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बताएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बताएंगे। इसके लिए बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, ठीक है? इसमें देखें ईपी माइनस ईआर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और बेटा अपना माइक ऑन सर मामा कौन है? जी बेटा करें क्वेश्चन, एहसान बंद करें बेटा जी। आमना दिलबर क्वेश्चन करें।
सर मैंने ये पूछना था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी का एक मेजर होती है कि किसके दरमियान में? सर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या फिर ये जो आपने इधर बनाया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? हाँ जी, इसमें क्या चीज देखनी है आपने? तो सर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जो किस एनर्जी का मेजर होती है कि जब किसी मॉलिक्यूल के आइडियल गैस है ना, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो हम इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी उनकी जीरो होती है, ये चीज होती है ना। अच्छा, तो तो इसमें सर यहाँ आप पे किसकी फोर्स सर ऑफ मैं अट्रैक्शन देखना चाह रहे हैं? सर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ कि अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो फिर ये अनस्टेबल क्यों है? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ना, सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। हाँ जी, तो जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है ना। नहीं नहीं बेटा, वो गैसेस के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल, बस वो हर एक पे नहीं अप्लाई होगा। ओके सर। जी करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Could you just go over the question on the left? I didn't really follow what you were saying. जी इफ्रा बेटा, क्या क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन करें। Could you just go over the question on the left, on the board, because I didn't really follow what you were saying. This, yeah, I didn't understand that. Okay, यहाँ पर क्वेश्चन भी है बेटा, if you have a endothermic process, first of all the process is endothermic, means ये वाला प्रोसेस हो रहा है, okay? इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला सिखाया कि F is equal to delta H plus EB होता है। ये पॉइंट क्लियर है? Yep, that's clear. Okay. अब यहाँ पर EF की वैल्यू कितनी दी उसने? बोले शाबाश। 15. 15. डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी? 5. उसने बोला EB कैलकुलेट करें। EB बेसिकली क्या है? EB है एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखें, ये था A से B, तो ये क्या होगा? B to A. B से फिर ही बैक होगा ना, बैकवर्ड। या ओके, तो EB कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला यही बना है, EF is equal to delta H plus EB। EB कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा H को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 minus 5 10 आ जाएगा। सॉरी 15 minus 10। ओके ओके, थैंक यू। जी उमामा ताहिर करें क्वेश्चन। सर ये एमसीक्यू है, आप इसका मुझे बता दें क्या राइट आंसर होगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन the minimum value for the energy of activation will be less than delta H या more than delta H। किस प्रोसेस के लिए? एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक क्या है इसकी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और डेल्टा H कितना है? कम है ना? रिएक्टर, यस सर। तो इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी एंथैल्पी चेंज से। ओके, ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी आप ना बेटा क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन है। सर ये जो आपने लास्ट टाइम डिस्कस करवाया था ना रेट का, कि एक्सो का रेट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बेटा टेम्परेचर का रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ओवरऑल रेट बढ़ेगा चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, उसका रेट के साथ लिंक नहीं है। प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि रेट इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक जो है वो फॉरवर्ड कम मूव करेगा। बेटा वो ली शेल्टर प्रिंसिपल के अंदर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, रेट ओवरऑल जो है वो सेम इंक्रीज ही होता है, ठीक है? ओवरऑल रेट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर वो जो आपने क्वेश्चन अभी किया था इससे पहले के जो मिनिमम जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है एंडोथर्मिक में, वो तो हम बैकवर्ड के लिए कंसीडर करेंगे, तो वो जो बैकवर्ड की एनर्जी वो एक्टिवेशन वो मिनिमम है, तो वो डेल्टा एच से तो वो कम ही होगी ना, डेल्टा एच उससे ज्यादा होगा मिनिमम से। तो आपने मतलब इसका ऑपोजिट बता दिया।
बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना जी। अब यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी क्या है सर ये फॉरवर्ड के लिए मैक्सिमम होगी, उन्होंने मिनिमम का पूछा है कि मिनिमम एक्टिवेशन मिनिमम उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन यही बात उन्होंने की कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ठीक है सर और यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है डेल्टा एच है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है डेल्टा एच, इसी एक्टिवेशन को मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। वो मिनिमम ही होती है, इससे ज्यादा क्या होगी, वो मैंने डेफिनेशन के स्टार्ट में लिखा था मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। सर इसको हम एंडो एक्सो के लिहाज से नहीं कर सकते कि जो एंडो है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा एंडो के लिए, ये मैंने एंडो का ही ग्राफ ड्रा किया, अगर एक्सो है तो ग्राफ डिफरेंट होगा। ये देखो अब इसमें देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है और फिर यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए जो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की एनर्जी ज्यादा होती है और रिवर्स की कम होती है, तो मिनिमम में फिर रिवर्स की पूछेगा ना एक्टिवेशन एनर्जी। रिवर्स का अगर वर्ड यूज किया तो फिर हो सकती है, रिवर्स का अगर वर्ड यूज किया फिर कम होगी ना सर डेल्टा एच से। जी कम होगी। थैंक यू सर। ओके आर्हीनियस इक्वेशन है नेक्स्ट आपके पास, k is equal to a e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन है और इसमें आपको ये पता होना चाहिए k क्या चीज है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, a क्या चीज होती है आपके पास, आर्हीनियस कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर। दोबारा बता रहा हूं के क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ए क्या चीज है, आर्हीनियस कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी क्या चीज है आपके पास, टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने बातें यहां पर याद रखनी है। अगर आप इसका लॉग लेकर इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे, आप इसको लॉग लेके सॉल्व करें और उसको अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन बनती है आपके पास log of k is equal to minus EA over 2.303 RT plus log of A। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहां पर y एक्सिस में आप लेंगे log of k, यहां पर आप लेंगे इनवर्स ऑफ टेम्परेचर यानी पर केल्विन के अंदर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये इसका इंटरसेप्ट होगा log of a, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि नेगेटिव स्लोप होगी, यानी कि ये इस तरह से इसकी स्लोप है और यहां से अगर आप इसका एंगल कैलकुलेट करें तो इसका थीटा एंगल होगा जो इसकी स्लोप बताएगा और स्लोप की वैल्यू यहां से क्या होगी माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। अब आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि ग्राफ क्या है, किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो मैं यहां पर बता रहा हूं सुनने। ये आपके पास नॉर्मली इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका कंपैरिजन कर रहे हैं log of k माइनस ई ए ओवर 2.303 r into 1/t मैंने लिख दिया स्प्लिट करके प्लस log of a, ये वही इक्वेशन मैंने लिखी है। ये x y एक्सिस पे कौन सी चीज है, log of k है, m की कौन सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू m है, x की वैल्यू क्या है 1/t और c की वैल्यू इंटरसेप्ट क्या है log of a। तो ये तमाम बातें मैंने यहां पर लिखी। इसमें आप सुन लें स्लोप जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप से आप अगर आपको स्लोप पता है वहां से आप इसको उठा के दूसरी साइड में ले जाइए, एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आती है, यूनिट्स ऑफ स्लोप, स्लोप के यूनिट क्या होंगे वो आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप यहां देखें एक्टिवेशन एनर्जी क्या यूनिट होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की आपके पास जूल पर मोल
ठीक है, या किलो जॉल भी हो सकते हैं, जॉल भी हो सकते हैं। आर के यूनिट क्या होंगे? अब देखिए एनर्जी जॉल में है तो आप आर के जॉल वाले यूनिट यूज करेंगे, ऐसा ना हो कि आप न्यूटन मीटर या पास्कल टॉर लगा के फंसते रहे। तो आर के यूनिट जॉल पर केल्विन पर मोल होते हैं। ये पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, जॉल जॉल से कैंसिल हो जाएगा, 1/k-1 आएगा जो कि ऊपर जाके k हो जाएगा, यानी कि केल्विन इसके यूनिट बनेंगे। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक ग्राफ था जहां से आप स्लोप, उसके यूनिट और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू देख रहे हैं आप, मेरे पास ये कोई एक रिएक्शन है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट यूज करता हूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है कि नहीं कर सकता, चेंज करेगा या क्या करेगा? तो स्टूडेंट्स, जो कैटलिस्ट होता है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन सेम रहता है। ये मैंने बात आपको ली शेट्रे प्रिंसिपल के अंदर भी समझाई थी। जी ताहा बेटा क्वेश्चन करें। सर ये 2.303 कहाँ से आया सर वैल्यू? बेटा लॉग लिया है, पहले इसका नेचुरल लॉग लिया था ln, अगर आप सॉल्व कर देखें उसमें, तो उसके बाद जब लॉग के लिए करते हैं तो वो आपके पास 2.303 वैल्यू आती है, वो क्योंकि नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए हम इसके नहीं सर पहले नेचुरल लॉग दिया फिर हमने लॉग ऑफ बेस 10 दिया। जी ऐसे ही है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो क्वेश्चंस वगैरह आपने लिखवाई है सब लर्न करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये वैल्यूज वगैरह? बेटा ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही आता है, आप एफएससी के अंदर इसको याद नहीं किया आपने? जी सर। हाँ तो याद करेंगे तो फिर ही पता लगेगा ना कि किसका किसका ग्राफ बन रहा है। देखिए 1/t लेना किया, इसलिए 1/t के साथ ग्राफ बनाया, ये देखिए 1/t के साथ। y एक्सिस पे क्या है? log of k, तो log of k के साथ ग्राफ बनाया। इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट है, ये जो वैल्यू है log of a की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दे और कहे बताएं आर्हीनियस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप log of a = इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू देगा पुट कर देंगे। जी यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सर ये k का आपने क्या वैल्यू लिखी है सर ऊपर? कहां पर, कौन सी k? सर ये k कांस्टेंट जो है k = ये वाली कह रहे हो? सर सबसे ऊपर जो रेड में लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं पढ़ा ये आपने? जी किसने क्वेश्चन किया बेटा? ताहा आप है, करें क्वेश्चन। सर मेरा हो गया, सॉरी सर वो गलती से हैंड। जी फाज बेटा करें क्वेश्चन। सर ये k का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये कांसेप्ट थोड़ा रिवाइज होने वाला। बेटा k = a e की पावर -ea/rt है। ठीक है yes. ये लिखा। अब आप यहां पर एक आखिरी बात सीख लें, k का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? k का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। वो कैसे है देखें, k = क्या है? a e की पावर -ea/rt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k a ओवर a के डिवाइड में लेके जा रहा हूं e की पावर +ea/rt। क्या लिखा मैंने? +ea/rt। अब अगर आप यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो गौर कीजिएगा ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? कम। जब ये पूरा फैक्टर कम होगा, नीचे वाला फैक्टर कम है, तो ओवरऑल पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर पूरा फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इट मींस डायरेक्ट रिलेशन है, बस आप इतना याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं जी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि उन्होंने आज क्या पढ़ना था और हम कितना पढ़ सकें? आप में से मुझे बताएंगे? जी बताएं जरा। मोमिना बेटा आप बताएं।
सर टॉपिक पीएमसी के सिलेबस से देखा था और एमसीक्यूज पहले खुद प्रैक्टिस किए हैं किप्स वाली बुक से। अच्छा आपने मोमिना बेटा उसमें देखा कि आज हमने क्या पढ़ा था टॉपिक में एसएस अगर आपने देखा हो? आज हमने एक्टिवेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन उसमें थोड़ी सी मतलब डिटेल थी, मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस थे उसमें एक दो। और हाँ जी कैटालिसिस भी हमारा रहता है। कैटालिसिस नहीं है बेटा आपका? जी ठीक। सर रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी का भी बता दे जरा रिलेशन। रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ये सारा फैक्टर ज्यादा होगा, सारा फैक्टर ज्यादा होगा, ए वाला फैक्टर कम तो के भी कम हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना। ठीक हो गया सर एंजाइम वाला हमारा पोर्शन देखते हैं अभी? नहीं बेटा एंजाइम वाला पार्ट भी नहीं है, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं बेसिकली आपसे आज कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर आप थोड़ा सा अपने फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपके अपने फायदे के लिए, अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो वो भी इन्फॉर्म कीजिएगा। आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं? हैंड रेज कीजिएगा। जी सर अभी तो ठीक है, मतलब अब अगर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे सर तो पहले 2 चैप्टर्स जो है ना जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सर उसमें अगर स्पीड आप थोड़ा कम कर दे बाकी सही है सर। अच्छा जी। और जी बुशरा खालिदा आपका क्या कहना है? सर आप मतलब स्पीड से पढ़ा रहे हो थोड़ा मसला। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिएगा। आपकी स्पीड सही है लेकिन जब आप दरमियान में स्पीड थोड़ा तेज करते हैं तो तब बन रहा है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। Sir, I have a question. It's not related to this, but for chemistry, am I supposed to refer to the federal book or the Punjab book? Both boards. Both of the books. What is the main book though? Both of them are equally important, or is there a specific 70-30 रेशो है। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वो 70% है और फेडरल जो है वो 30% है। ठीक है। Okay, thank you. सर जी सर आपने शुरू में स्पीड थोड़ी तेज दी थी बट अब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक स्पीड से पढ़ा रहे हैं। एंड सेकेंडली आप ये जो अभी किसी ने कहा था पहले कि एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सर थोड़ी स्पीड थोड़ी कम रखेगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। ओके बाकी अच्छा, ओवरऑल ठीक है। जो बच्चे नमाज के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, रिमेनिंग जिनके क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड वो कर सकते हैं। जी मारिया बच्चे या रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके सर मुझे आपसे पूछना था कि मैं ए लेवल्स की स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं सिर्फ किप्स की प्रेप बुक से पढ़ लिया करूँ चैप्टर को तो वो इनफ है, लाइक पंजाब या फेडरल को ना कंसीडर करूँ? देखो अगर आप किप्स से कोई एमसीक्यू लेते हैं ठीक है तो उसकी जो बेसिक है उसके लिए आपको कोई बुक की टेक्स्ट बुक की लाइंस पढ़नी